What does surface index signifies, like shrinkage index, plastic index, compression index? What does prefix coefficient signifies? Coefficient of permeability, coefficient of index properties are properties which are mainly used to identify coefficient denotes rate of change. क्या पूछना है इसके अंदर? सौरभ सिंह, इनका मतलब तो बता रहे हैं, सबका अलग अलग मतलब। जितने भी पैरामीटर्स आपने लिखे सबका मतलब अलग अलग बता रखा है आपको। इंडेक्स का मतलब स्केल होती है। इंडेक्स इज स्केल जिसमें आप पैरामीटर के लिए निकालते हो। इंडेक्स इज द टेक्निकल नेम गिवन टू द स्केल। तो आपका जो भी पैरामीटर है या जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप स्केल में मेजर कर रहे हो। इंडेक्स का मतलब स्केल होता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं? कंप्रेशन इंडेक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। एक ही चीज बता रहे हैं, फिर हम एक बार में इंडेक्स यूज कर रहे हैं और एक बार कोएफिशिएंट। एक ही चीज का बता रहे हैं, दोनों अलग अलग है, बहुत डिफरेंट, दोनों अलग चीजें, बहुत इंडिकेटिंग पैरामीटर डिफरेंस। दोनों पैरामीटर को अलग अलग टर्म बता रहे हैं। दूसरा एक और जानकारी भी निकाल सकते हो, वन मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी रेफर फ्रॉम हियर, इनकी यूनिट्स के बारे में। हमने कंप्रेशन इंडेक्स भी निकाला है, कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी निकाला है, कंप्रेशन इंडेक्स भी निकाला है। वी फाउंड बोथ। तो दोनों की क्वांटिटी स्लो बता रही है, पर अलग अलग चीज की स्लो बता रही है ना। दोनों स्लो बता रहे हैं पर अलग अलग पैरामीटर का स्लो बता रहे हैं, सेम चीज थोड़ी ना स्लो है। दोनों स्लो बता रहे हैं, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर स्लो बताते हैं, पर स्लो अलग अलग करके निकल के आ रही है ना। स्केल डिफरेंट है, स्केल डिफरेंट। और दोनों का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो सेम निकल के आता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम निकल के आता है, मतलब दोनों क्या बता रहे हैं, दोनों में ये बता रहे हैं कि कितना सेटलमेंट हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगा। तो बोथ विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट बताने की स्केल अलग अलग होगी दोनों की। बोथ विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ सेटलमेंट ऑन डिफरेंट स्केल। एक अल्फाबेटिक स्केल में बताएगा और एक लॉग स्केल में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? हाइट ऑफ सॉलिड मेथड में इक्विलिब्रियम वॉइड रेशियो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का आता है। ये कैसे बोला है पार्शियली सैचुरेटेड का आता है? मैंने बस ये बताया था कि हाइट ऑफ सॉलिड मेथड आप पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये डिस्कशन किया था मैंने बस। जब चीज बताई जाती है तो लिख भी देता हूँ सारी चीजें बोलने की जगह। हाइट ऑफ सॉलिड मेथड पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ये बोला था मैंने। तो ये क्या लिख के आए हो कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का वॉइड रेशियो आ जाता है उसमें। ये कहां से आ गया कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का वॉइड रेशियो आ जाता है उसमें? हाइट ऑफ सॉलिड मेथड चाहे सॉइल फुली सैचुरेटेड हो चाहे पार्शियली सैचुरेटेड हो, दोनों ही मेथड में अप्लाई कर सकते हो, ये चीज बताई गई थी। पर जो हमारा चेंज इन वॉइड रेशियो मेथड था वो एप्लीकेबल है सिर्फ फुली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, ये जानकारी दी थी। दिस वाज द इंफॉर्मेशन वी डिस्कस्ड। एक बार पढ़ के देखो, जो मैंने बोला वो लिखा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने नई चीज बोली अभी। जो एग्जैक्टली मैंने भी बोला वो दिखाया भी आपको। एक बार स्टेटमेंट खोल के देखो, इसलिए भी मेंशन देयर। फिक्स रिंग टाइप में ड्रेनेज कंट्रोल मतलब ड्रेनेज मेजर करना। हाँ, ड्रेनेज हम मेजर कर सकते हैं, वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट। तो टाइम और क्वांटिटी ऑफ वाटर को नोट कर सकते हैं फिक्स रिंग टाइप कंसोलिडेशन सेल के अंदर। और परमिटिविटी के अंदर हमें नोट करना पड़ता है, इसलिए फिक्स रिंग टाइप में ही हम परमिटिविटी मेजरमेंट वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा वो बताया था आपको? फॉलिंग हेड मेथड। weighing in lab, while weighing in lab it is mass or weight, how it matters, कैसे मैटर करता है वो? तो आपकी स्केल पे डिपेंड करेगा फिर से कि आप उस लैब में क्या मेजर करते हैं। लैब एक अलग चीज होगी, आपके घर में वेइंग मशीन होगी, तो उस वेइंग मशीन के ऊपर जाते हो, वो वेट निकाल के देती है, मास निकाल के देती है। आपने सवाल पूछा, वो वेट भी निकाल के दे सकती है, मास भी निकाल के दे सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी वेइंग मशीन की स्केल क्या है और आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायर व्हाट? अगर आपको वेट से मतलब है तो आप वेइंग मशीन वाली लाओगे जो वेट बताती हो। अगर आपको मास से मतलब है आप वेइंग मशीन वो लाओगे जो मास बताती हो। तो आप सवाल पूछो लैब में वेइंग मशीन क्या बताती है? ये दोनों बताती है, मास भी बताती है, वेट भी बताती है। अगर वो मास बताती है मैं वेट खुद कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो वेट बताती है तो मैं मास भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो दोनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। बोथ कैन बी कैलकुलेट, दोनों रिलेशन बताया है, रिलेशन बिटवीन बोथ चीजों। ऑर्गेनिक मैटर से कॉम्पैक्शन ओएमसी कैसे होता है? क्या सवाल है? ऑर्गेनिक मैटर से कॉम्पैक्शन ओएमसी पर कैसे होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? कि ऑर्गेनिक मैटर से कॉम्पैक्शन ओएमसी पर कैसे होता है? ऑर्गेनिक मैटर से कॉम्पैक्शन ओएमसी क्या पूछना है? अफेक्ट कैसा होता है? किससे कंपैरिजन में पूछे अफेक्ट कैसा होता है? कोई अफेक्ट नहीं होता। टेस्ट परफॉर्म करो, जो भी रिजल्ट निकल के आ जाएगा। परफॉर्म द टेस्ट, व्हाट आर द रिजल्ट कमिंग आउट? सर कल एक सवाल में था, हाँ तो सवाल बताओ, सवाल 110% सवाल ये नहीं था। 110% सवाल जो आपने लिखा वो ये सवाल नहीं था, क्योंकि सवाल का मतलब ही नहीं है। दैट्स नो मीनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। सर मेरा भी डाउट क्लियर कर दीजिए, ड्रेनेज पाथ को कल एवरेज क्यों लिया गया? ड्रेनेज पाथ को कल एवरेज क्यों लिया गया? सर थिकनेस तो कांस्टेंट अज्यूम किया था अजम्पशन में। हाँ, थ्योरी जब एनालाइज करी थी उसमें हमने थिकनेस को कांस्टेंट किया हुआ था, खत्म हो गई वो थ्योरी। थ्योरी मतलब जब ये रिलेशनशिप निकाली थी आपने, इसमें हमने सॉइल के वॉल्यूम में चेंज नहीं निकाला था। तो ये जब एक्सप्रेशन निकाला गया था तब तरजागी ने माना था कि सॉइल के वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। ये कहानी थी इसकी। दिस वाज द रेफरेंस ऑफ द एंटायर स्टोरी। डार्सी ने माना था कि जब ये रिलेशन लिखेगा वो फ्लो लेमिनार होगा, सॉइल सैचुरेटेड होगी। नहीं जी, सॉइल सैचुरेटेड प्रैक्टिकल फील्ड में जब सॉइल सैचुरेटेड नहीं थी हम के को बदल देते, फिर चेंज द वैल्यू ऑफ फ्लो। तो इसको डिराइव करने के लिए असम्पशन लिया था ना मैं, तो बस तो इसको डिराइव करने के लिए असम्पशन लिया था। और कल क्या कर रहे थे? कल मैं टेस्ट कर रहा था फील्ड में, क्या वो टेस्ट बताया था क्या तरजागी ने आके? वो प्रैक्टिकल टेस्ट कर रहे हो आप और रिलेट कर रहे हो यहाँ से। थ्योरी में तो हमने कांस्टेंट माना था, तो थ्योरी में कांस्टेंट मान के ये चीज डिराइव करी थी ना आपने। दिस वाज द पॉइंट बीइंग डिराइव। तो उसका कल वाले टेस्ट से क्या लिंक है? हमने थ्योरी ये रिलेशन डिराइव करने के लिए असम्पशन लिए जाते हैं। और जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे उसमें सैंपल की थिकनेस चेंज हो रही थी, सैंपल की थिकनेस चेंज हो रही थी फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू द लास्ट ऑफ द टेस्ट। तो ड्रेनेज पाथ की मुझे वैल्यू लिखनी थी वहां पे। ड्रेनेज पाथ की वैल्यू लिख सकता था h/2, डबल ड्रेनेज वाला केस था। दिस कुड हैव बीन रिटन h/2, पर हमारा तो सैंपल चेंज हो रहा है ना एक्चुअल में, और एक्चुअल में चेंज होता है तभी तो असम्पशन लिया गया था। देन ओनली द असम्पशन वाज टेकन टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन। सो लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वाज, कल हमने कंसोलिडेशन टेस्ट की जो एप्लीकेशन थी वो कवर कर ली थी। यस्टरडे द एप्लीकेशन ऑफ द कंसोलिडेशन टेस्ट वाज बीन कवर्ड। एप्लीकेशन थी टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, और लास्ट टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी। तो ये तीन चीजें हम या चार चीजें हम निकाल लेते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करके। बाय परफॉर्मिंग द कंसोलिडेशन टेस्ट दीस फोर पैरामीटर्स कैन बी रेफर्ड। अब आगे बढ़ते हैं उसके, विल फर्दर कैरी फॉरवर्ड। अब मेन पॉइंट पे आते हैं। हमारा इस पूरी थ्योरी को करने के पीछे रीजन क्या था? इस पूरी थ्योरी को करने के पीछे रीजन था टू फाइंड सेटलमेंट दैट विल बी ऑब्जर्व द फील्ड। सेकंड, रेट ऑफ सेटलमेंट।
तो मैं रेट ऑफ सेटलमेंट और सेटलमेंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना था, ये हमारा मेन काम था। और इसको समझने के लिए हमने पहले पूरी वाली पूरी थ्योरी रेफर करी, उसको समझने के लिए पहले हमने पीछे वाली पूरी थ्योरी को रेफर कर रखा है। अब उसको अप्लाई करके सेटलमेंट कैलकुलेट करते हैं। विल अप्लाई द एंटायर कांसेप्ट एंड विल कैलकुलेट द सेटलमेंट। उसको अप्लाई करके अब सेटलमेंट एनालिसिस करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज computation of settlement. So next point to be referred is computation of settlement. Next point of reference is computation of settlement. So you calculate the settlement now. अब settlement में calculate करना है. You calculate the settlement now. An increase in the organic content of the clay soil causes an increase in optimum moisture content value. सही बात है. अब आपका सवाल पूछ रहे थे और ये क्या सवाल पूछ रहा है? सवाल ये बोल रहा है इंक्रीज करो ऑर्गेनिक कंटेंट को, अगर आपने ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाया तो बताओ कौन सी वैल्यू में इंक्रीज आएगा, ये स्टेटमेंट दी हुई है इसके अंदर, इसलिए स्टेटमेंट जिसने गिवन तो इंक्रीज इन द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द क्ले सॉइल कॉजेज एन इंक्रीज इन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू। कॉम्पेक्शन वाला चैप्टर खोलना, कॉम्पेक्शन वाला चैप्टर खोलना, उस कॉम्पेक्शन वाले चैप्टर में टॉपिक खोलना, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी कॉम्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग दी कॉम्पेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स में तीसरा पॉइंट होगा टाइप ऑफ सॉइल, उसमें तीसरा फैक्टर होगा टाइप ऑफ सॉइल, उसमें देखा बाकी सारी सॉइल मार्क है, एन नंबर ऑफ सॉइल्स वी डिस्कस, उसमें से एक पॉइंट आपको ये भी मिल जाएगा लिखा हुआ, वन पॉइंट वाज दिस आल्सो, एक पॉइंट मैंने भी मेंशन कर रखा वहां पे, दिस पॉइंट वाज आल्सो रेफर्ड हियर। और किस पॉइंट से रिलेट कर रखा है इसको हमने, व्हाट वाज द पॉइंट बीइंग लिंक्ड, अगर ऑर्गेनिक कंटेंट बना रहे हैं कौन सी वैल्यू बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती जा रही है, व्हाई द इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कंटेंट ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस एंड गामा डी मैक्सिमम डिक्रीजेस, गायब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गायब है तो सब कोई बात नहीं, वही नहीं आ रहा था, डायरेक्ट पॉइंट तो बता रखा है उसके अंदर, पॉइंट भी बता रखा है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन तो किया हुआ है, कॉम्पेक्शन वाला टॉपिक कराया है, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन तो कर रखा है वहां पे, ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सप्लेन आल्सो, सारे जो सवाल है आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर, इतना एक्सटेंसिव कवरेज है, ईच एंड एवरी पॉइंट विल फाइंड देयर, तो आपको टॉपिक भी बता दिया कहां पे मिलेगा, कॉम्पेक्शन बोलना, कॉम्पेक्शन में फैक्टर्स अफेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पेक्शन, उसमें तीसरा पॉइंट आया होगा टाइप ऑफ सॉइल, 8 कर बना के दिखाया वहां पे सॉइल के मैंने, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स वर डिस्कस देयर, उसमें से एक सॉइल यही थी जिसके बारे में सवाल पूछा हुआ है। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट, तो ये हमें सेटलमेंट कंप्यूट करना है, सेटलमेंट कंप्यूट करना है, चलिए तो सेटलमेंट कंप्यूट करना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट से टोटल सेटलमेंट, फर्स्ट पॉइंट से टोटल सेटलमेंट ऑफ लोडेड सॉइल, टोटल सेटलमेंट ऑफ लोडेड सॉइल, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ शुरू में, टोटल सेटलमेंट ऑफ लोडेड सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सो टोटल सेटलमेंट ऑफ लोडेड सॉइल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पेक्शन, इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पेक्शन, सेकंड प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, नेक्स्ट सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो जो टोटल सेटलमेंट होती है लोडेड सॉइल की, इट इज इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पेक्शन, प्राइमरी सेटलमेंट और सेकेंडरी सेटलमेंट, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, यहाँ पे बात करें कंसोलिडेशन की थ्योरी की, तो जो इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पेक्शन है इसको हम डील करेंगे, इसको हम डील करेंगे इन योर फाउंडेशन, जो शैलो फाउंडेशन है वहां पे इसकी पूरी एनालिसिस की जाएगी, इनिशियल कंप्रेशन या कॉम्पेक्शन कितना निकल के आता है, अभी क्योंकि कंसोलिडेशन की बात चल रही है, आई एम फोकसिंग ओनली ऑन कंसोलिडेशन, क्योंकि इनिशियल कंप्रेशन को इंक्लूड करूंगा बिना मतलब टॉपिक और नहीं हो जाएगा, सो विल टॉक अबाउट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ओनली, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, तो इन दोनों कंसोलिडेशन की बात करेंगे, तो इसको नोट करके मेंशन कर देता हूं मैं, सो नोट करके आई मेंशन दिस पॉइंट हियर, सो नोट किया, मेंशन किया, हियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन, हियर प्राइमरी एंड सेकेंडरी consolidation settlement, primary and secondary consolidation settlement is referred, यहाँ पे हम primary और secondary consolidation settlement की बात करेंगे, so we talk about primary consolidation settlement and secondary consolidation settlement, initial compression foundation के अंदर देखेंगे, so first is determination of primary consolidation, so determination of primary consolidation, determination of primary consolidation, तो हमें primary consolidation कैलकुलेट करना है, so determination of primary consolidation, अब इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, there are several methods available to calculate the primary consolidation settlement, क्या है प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट के तरीके, व्हाट आर दीस डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल, सो फर्स्ट मेथड इज व्हेन void ratio is known, जब void ratio known हो, so when void ratio is known, तो पहला तरीका प्राइमरी कंसोलिडेशन निकालने का, जब हमें void ratio पता है, जब void ratio पता है तो आप प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकाल सकते हो, इसको डायरेक्टली मैंने मेंशन किया हुआ पीछे, पर क्योंकि फॉर्मली टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक फॉर्मली, इसको फेज डायग्राम के फॉर्म में समझा जा सकता है, so डायरेक्टली आई एम रेफरिंग दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ फेज डायग्राम, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालने तो हमें void ratio पता है, when void ratio is known to you, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है इसको देखने के लिए, when we see this the entire process can be referred directly, so let us suppose this is the solid, ये सॉलिड है सॉइल के अंदर, सो दिस इज दी सॉलिड, रेस्ट इज वाटर, बाकी पानी है, रेस्ट इज वाटर, सो दिस इज आल्सो वाटर, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन हुई, सॉइल सेपरेट रहती पूरी, so change in volume of void, so change in volume, तो डेल्टा V is equal to change in volume of void, change in volume of void है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो सेम का सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वो तो सेम ही रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम, सो हमें अब जब void ratio होना तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट करनी है, so primary consolidation settlement, so we can say that change in volume of soil to the original volume, क्योंकि one dimensional consolidation है, since it is one dimensional consolidation सारा volume change कैसे दिखेगा, the entire volume change will be observed here, so since it is one dimensional consolidation the entire volume change will be observed in height, कैसे लिख सकते हैं इसको, how can we written, so change in volume is equal to what, change in height into area upon original height into area, so it is equal to what, change in height to the original height, तो delta h क्या है हमारी primary consolidation settlement है, so delta h stands for primary consolidation settlement, मुझे consolidation settlement निकालनी है, void ratio की वैल्यू हमें known हो, when the value of void ratio is known, ऐसा क्यों हुआ, since soil is semi infinite and one dimensional consolidation is taken, soil is semi infinite, infinite and one dimensional consolidation is considered, इसलिए ऊपर वाली रिलेशन वैलिड है, one dimensional consolidation is considered, अब मुझे change in volume of void to the original void लिखना है, so change in volume of void to the original void, so change in volume of void
इसको डायरेक्टली रेफर किया जा सकता है, इस वॉल्यूम कैन बी रेफर डायरेक्टली। अगर मैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली रेफर करूं, मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मान रहा हूं यूनिट मेथड से, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो द रेफर बाय अदर मेथड आल्सो, पर उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मान रहा हूं 1। आई एम अज्यूमिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू बी 1। पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहेगा, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल बी कांस्टेंट एंड अज्यूम टू बी 1। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 है, इफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 1 देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना होगा? सो वॉइड रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द 1। इसका वॉइड रेशियो कितनी है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है। तो जो वॉइड रेशियो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर आ गई, नीचे 1 लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है, वॉइड रेशियो के बराबर है। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉइड रेशियो, तो इसको आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो, तो इट कैन बी मार्क डायरेक्टली। इसको डायरेक्टली मार्क किया, सो ये हमारी वॉइड रेशियो है, दिस इज आवर वॉइड रेशियो। तो क्योंकि ओरिजिनल वॉल्यूम है, सिंस इट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, तो आप ओरिजिनल वॉइड रेशियो लिख सकते हो, यू कैन राइट ओरिजिनल वॉइड रेशियो। तो इसको मैंने ई नॉट बोल दिया, तो इट इज आवर ओरिजिनल वॉइड रेशियो। ये चीज रिकनेक्ट कर दूं, एनी वन टू रेफर फ्रॉम दिस पढ़ेंगे, कोई सेगमेंट रिकनेक्ट करने के लिए चलिए सब रेफर करते हैं स्टोरी को। तो डेल्टा वी बाई वी, तो चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है सॉइल का? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है सॉइल का? ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है सॉइल का? 1 प्लस ई नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस ई नॉट। तो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितनी है? लिखा तो है डायरेक्टली, डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके बराबर है? वॉइड रेशियो के बराबर ही तो है, क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ सॉइड क्या माना हुआ है? 1 माना हुआ है, तो एक लाइन में आंसर आ गया। नहीं तो मुझे एक्सपेंड करके निकालना पड़ता। आई वुड एक्सपेंडेड दिस, फिर कैलकुलेट करता, तभी तो ये आता। तो इसका मतलब इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, तो कैन डायरेक्टली सो इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो। तो डेल्टा वी बाई वी कैन बी रिटन एज डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, सो इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय एच, सो इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय एच। सो डेल्टा एच बाय एच, तो हमारी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितनी हुई? सो कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैन बी रिटन एज व्हाट? सो कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सो डेल्टा एच, यू कैन से अल्टीमेट प्राइमरी कंसोलिडेशन settlement, ultimate primary consolidation settlement, delta h. So delta h will be equal to what? Delta h will be equal to, so delta h will be equal to delta e upon 1 plus e naught into h, where h stands for what? H stands for what? Initial thickness, initial thickness। अगर हटाने कंफ्यूजन तो इसके अंदर आप h नॉट भी डाल सकते हो, क्योंकि h हमने पीछे किसी और सिंबल के लिए यूज कर रखा है। सो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो आप बोल सकते हो h नॉट है ये, तो रिमूव द एम्बिग्यूटी, यू कैन राइट दिस एज नॉट, ये बताने के लिए कि इनिशियल थिकनेस है सैंपल की। सो इनिशियल थिकनेस ऑफ द सॉइल मास, तो ये इनिशियल थिकनेस है सॉइल मास की, सो इनिशियल थिकनेस ऑफ सॉइल मास। तो एक तरीका तो ये है निकालने का, डेल्टा इज व्हाट? चेंज इन वॉइड रेशियो, तो चेंज इन वॉइड रेशियो, तो चेंज इन वॉइड रेशियो, ई नॉट इज द ओरिजिनल वॉइड रेशियो, तो सबको डिफाइन कर दिया है ओरिजिनल वॉइड रेशियो। तो पहला तरीका है सेटलमेंट निकालने का, व्हेन यू नो द वॉइड रेशियो, व्हेन यू नो द वॉइड रेशियो, व्हेन यू नो द वॉइड रेशियो द प्रॉब्लम। तो अगर आपको सवाल में वॉइड रेशियो पता है तो आप इस तरीके से कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकाल सकते हो 1 डिग्री। सो 1 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैन बी रेफर्ड बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, इस रिलेशन से हम 1 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला तरीका निकालने का, व्हेन वॉइड रेशियो इज नोन हो गया बी, सो बी नेक्स्ट मेथड, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन, अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू नोन है, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी किसके बराबर होती है? सो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? सो एवी इज इक्वल टू व्हाट? एवी इज इक्वल टू व्हाट? एवी इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ पे माइनस साइन भी होता है, हियर भी माइनस साइन, उसको मैंने माइनस साइन हटा दिया, मैंने माइनस साइन हटा दिया यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन यूज करूँ, मुझे यहाँ पे ऊपर भी यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन यूज करूँ, मुझे यहाँ पे भी यूज करना पड़ेगा, माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्या कैलकुलेट करिए आपने? सेटलमेंट कैलकुलेट करके, तो मुझे यहाँ पे भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। और क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसमें माइनस साइन को अवॉइड करो, पर आपको ध्यान रखना है माइनस साइन भी आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, टेक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर ऑफ चेंज इन वेरिएबल्स। अभी मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, आगे वैसे एलिमिनेट हो जाती है। चेंज इन वॉइड रेशियो इज हाउ मच? चेंज इन वॉइड रेशियो इज इक्वल टू एवी इनटू डेल्टा सिग्मा डैश। तो अभी कंसोलिडेशन सेटलमेंट करते हैं, सो कंसोलिडेशन सेटलमेंट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, यानी चेंज इन वॉइड रेशियो, चेंज इन वॉइड रेशियो लेकर लिख सकते हो, चेंज इन वॉइड रेशियो लेकर लिख सकते हैं, चेंज इन वॉइड रेशियो, तो चेंज इन वॉइड रेशियो लेकर सकते हैं एवी इनटू डेल्टा सिग्मा डैश, सो एवी इनटू डेल्टा सिग्मा डैश अपॉन 1 प्लस ई नॉट इनटू एच नॉट। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है कंसोलिडेशन सेटलमेंट को निकालने का, प्रोवाइडेड जब आपको क्या बताओ, एवी बताओ। दूसरी चीज, एवी कांस्टेंट नहीं होती है, वेरी करती है, तो सवाल में भी कांस्टेंट नहीं होगी, दे दे तो अच्छी बात है, टेंशन खत्म हमारी। अगर एवी की वैल्यू कांस्टेंट दे देगा, टेंशन खत्म। पर प्रैक्टिकली प्रॉब्लम में एवी की वैल्यू देगा, वो कांस्टेंट नहीं होगी, तो आपको कौन सी वैल्यू उठानी पड़ेगी? आपको वो वैल्यू उठानी पड़ेगी जो आपके गिवन स्ट्रेस रेंज में हो, पहली बात। दूसरा, अगर स्ट्रेस रेंज में नहीं दे रखा, अगर स्ट्रेस रेंज में नहीं दे रखा फील्ड वाला, आप वो एवी की वैल्यू उठाओगे जिसमें ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आ रहा हो। जो आपने स्लोप निकाली है, आपने मान लिया क्या है वो कांस्टेंट है, तो वो स्ट्रेस कंसीडर करोगे, यहाँ पे चेंज इन वॉइड रेशियो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, लीनियर निकल के आ रही है। बाकी एवी की वैल्यू वेरी करती है, वैल्यू ऑफ एवी की वैल्यू। तो एक तरीका तो ये है, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज नोन। एक और तरीका इसको निकालने का, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन। नेक्स्ट मेथड इज सी, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन। तो हमें किसकी वैल्यू बताओ? वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन। पीछे नाम लिखा है, इसका नहीं लिखा है, यहाँ पे भी मेंशन किया, यानी एमवी की वैल्यू बताओ हमें, व्हेन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज नोन। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ओरिजिनल वॉइड रेशियो टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। एक तो तरीका ये लिखने का, इट इज आल्सो इक्वल टू व्हाट? एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट। तो चेक करो ये क्या लिखा हुआ है, एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट क्या लिखी हुई है? एवी अपॉन 1 प्लस ई नॉट क्या लिखी हुई है? तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? एमवी डेल्टा सिग्मा डैश इनटू एच नॉट। तो ये भी तरीका हो गया कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालने का। सो 1 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी आल्सो। आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें पता है ये जो वैल्यू है एवी की चेंज होती जाती है जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे। अब ये स्ट्रेस तो मैंने डिस्कस किया लैब के अंदर, फील्ड में क्या होगा? फील्ड में स्ट्रेस कैसे बढ़ेंगे? जैसे जैसे आप कंप्रेसिबल लेयर में नीचे जाते जाओगे, जैसे जैसे आप कंप्रेसिबल लेयर में नीचे जाते जाओगे, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो जैसे जैसे स्ट्रेस चेंज होती जाएगी, एमवी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, ये डिपेंड करता है सॉलिड प्रॉपर्टी के ऊपर भी। जरूरी थोड़ी हर टाइप आपको सॉलिड प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीपल कंप्रेसिबल लेयर्स है हमारे पास, इसका मतलब ये है अगर मल्टीपल कंप्रेसिबल लेयर हमारे पास, हम हर एक कंप्रेसिबल लेयर के लिए कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालेंगे और टोटल सेटलमेंट निकालने के लिए आपको ये सारी सेटलमेंट ढूंढनी पड़ जाएगी। So since these values changes with the property of the soil and effective stress, if practically in the field soil medium changes,
और डेप्थ चेंजेस आपको ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी अलग अलग कंप्रेसिबल लेयर के लिए, कहां पर उसके सेंटर पे, और टोटल सेटलमेंट निकालने के लिए सब कुछ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको टोटल सेटलमेंट मिल जाएगी, देन यू गेट टोटल सेटलमेंट आल्सो। तो उसको नोट करके लिख देता हूं, आई एम राइटिंग दिस पॉइंट इन फॉर्म ऑफ नोट, ताकि जब सवाल करो ये चीज ध्यान रहे आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एवी एंड एमवी, एवी एंड एमवी इज ऑब्टेन्ड, एवी एंड एमवी इज ऑब्टेन्ड फॉर a particular stress range, for a particular stress range, for a particular stress range, as their value is not constant, as their value is not constant, as their value is not constant, and depends upon stress increment, and depend upon stress increment, कैसे डिपेंड करती है वो आपको बता रखी है, दैट्स नोट टू अस। तो पहला नोट तो ये मेंशन किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज if there are if there are different consolidation layer, if there are different consolidation layer, so if there are different consolidation layer with different compressibility parameter, with different compressibility parameter, with different compressibility parameter, then settlement, then settlement, then settlement in each layer, 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 bracket में नोट कर लेता हूं, at the center, at the center, at the center is separately computed, is separately computed, is separately computed, and thus total settlement, and thus total settlement is then, and thus total settlement is then sum of settlement, sum of settlement in different layers, sum of settlement in different layers। तो दोनों बातें आपको बता दी है, बहुत ही कॉन्सेप्ट डिस्कस, बस मैंने उसको नोट के फॉर्म में लिख दिया, आई रेफर दिस पॉइंट इन फॉर्म ऑफ नोट, तो नोट के फॉर्म में कहानी बता दी आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट अगला तरीका, सी हो गया है, सी हो गया है अब डी, सो सी हो गया है डी, ये था कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज नोन, जब हमें कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन पता हो, सो व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज नोन, जब हमें कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन की वैल्यू बताओ, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो, तो चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन लॉग लॉग सिग्मा 1 डैश बाय सिग्मा नॉट डैश, यही होती। सो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, देखो जवाब क्या है, सीसी, व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, इट इज सीसी। तो आपसे कोई सवाल पूछेगा व्हाट इज परमिटिविटी, आप जवाब क्या दोगे, के, ये होगा, सो व्हाट इज परमिटिविटी, के, तो ये जवाब देना इंटरव्यू में भी, बोलेगा वो बोलेगा कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे निकालोगे, सॉल्व के अंदर आप बोलोगे एससी, तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट विल बी सी, वो बोलेगा प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस निकाल के बताओ कैसे निकालोगे, तो प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस विल बी इक्वल टू सिग्मा सी डैश, तो ये प्री कंसोलिडेटेड स्ट्रेस हो जाएगा। चलिए, तो व्हेन कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इज नोन देन वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन मींस व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन और कंप्रेशन इंडेक्स मींस चेंज इन वॉइड रेशियो टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस, द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन लॉग स्केल, ये मतलब होता है। तो इसका मतलब डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हुई, सो डेल्टा ई की वैल्यू हुई कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन लॉग लॉग सिग्मा 1 डैश, सो लॉग सिग्मा 1 डैश बाय सिग्मा नॉट डैश, सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुमने ओरिजिनल सेटलमेंट निकाली थी, तो कंसोलिडेशन सेटलमेंट कितना निकल के आ रहा है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सीसी, डेल्टा एच इज इक्वल टू सीसी अपॉन 1 प्लस ई नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग सिग्मा 1 डैश बाय सिग्मा नॉट डैश। अब एच नॉट मेरे को लास्ट में लिखना चाहिए, लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एच नॉट को आगे ले आया, वैसे टेक्निकली एच नॉट लास्ट में लिखना चाहिए, मैंने सीसी के बदले में लिख दिया एच नॉट, और साथ में बता दिया ऐसा क्यों किया, आप एक्सप्रेशन लेंदी हो जाता, बस जगह घेर लेता, बाकी और कोई रीजन नहीं है एच नॉट को पहले लिखने का, तो इनटू एच नॉट, तो इट इज कंप्रेशन इंडेक्स इनटू ओरिजिनल थिकनेस ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो इनटू लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश बाय सिग्मा नॉट डैश। क्लियर चीज, तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन पता है, दिस विल बी द कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ये हमारी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगी, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट। कोई सा पॉइंट भी करना उस पे, एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस पॉइंट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, नोट लिखा, नेक्स्ट पॉइंट समझाने के लिए नोट मेंशन किया, सो नोट क्या बोल रहा है, नोट नोट बोल रहा है द प्रीवियस मेथड इज एप्लीकेबल, previous method is applicable only if soil is normally consolidated, soil is normally consolidated, soil is normally consolidated। next point क्या बोल रहा है, next point बोल रहा है if the soil is pre-consolidated or over consolidated, if the soil is pre-consolidated or over consolidated, then अगर हमने soil को pre-consolidated और over consolidated रखा है, then coefficient of recompression is used, then coefficient of recompression is used, coefficient of recompression is used instead of coefficient of recompression is used, यानी CR is used instead of coefficient of compression, instead of coefficient of compression, so instead of coefficient of compression। इसमें भी इशू है, इसमें भी इशू है, क्या इशू है, इसमें भी इशू है, नॉमेनक्लेचर तो मैं ये लेके चल रहा हूँ, नॉमेनक्लेचर तो ये लेके चल रहे हैं, इसमें पहला केस लिया इंस्टेड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन एज फॉलोज, सो एज फॉलोज एबीसीडी यहां लिख दिया मैंने, तो उसमें पहला केस लिया, सो पहला केस लिया, पहला केस लिया, पहला केस लिया, पहला केस लिया, फर्स्ट केस टू बी रेफर्ड इज इफ, तो फर्स्ट केस रेफर्ड इज, फर्स्ट केस है सिग्मा 1 डैश, सिग्मा 1 डैश इज लेस देन सिग्मा सी डैश, मैं नोटेशन बार-बार रिपीट नहीं कर रहा हूं, नोटेशन स्टैंडर्ड ही है सारे, आई एम नॉट राइटिंग द नोटेशन अगेन। तो पहला केस लिया अगर सिग्मा 1 डैश सिग्मा सी डैश से कम है, सिग्मा सी डैश क्या था, और वो सिग्मा सी डैश कहने का मतलब है जो कंटिन्यूएशन में क्लास लगा रहा है उसको पता चलेगा, जो बीच में आके क्लास लगाएगा या कोई और बाहर से पढ़ेगा उसको समझ में नहीं आएगा, ये कंसोलिडेशन स्ट्रेस की मैंने शुरू में लिखी हुई है, और सिग्मा नॉट डैश क्या है, सिग्मा नॉट डैश क्या है, इनिशियल स्ट्रेस है, तो आप स्ट्रेस को बढ़ाने जा रहे हो सिग्मा नॉट डैश से कहां से, सिग्मा 1 डैश तक, और सिग्मा 1 डैश सिग्मा सी डैश से कम है, इसका मतलब पूरी स्ट्रेस इंक्रीमेंट में सॉइल कैसी है, पूरे स्ट्रेस इंक्रीमेंट में सॉइल कैसी है, पूरे स्ट्रेस इंक्रीमेंट में सॉइल कैसी है, प्री या ओवर कंसोलिडेटेड है, तो इसका मतलब आप
कंसोलिडेशन सेटलमेंट कैसे लिखोगे? आप लिखोगे कंसोलिडेशन सेटलमेंट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन अपॉन 1 प्लस ई नॉट इनटू एच नॉट इनटू लॉग ऑफ सिग्मा 1 डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश। दिस इज द 1 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ये 1 डिग्री कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगी। तो आपके पूरे स्ट्रेस इंक्रीमेंट में अगर सॉइल प्री या ओवर कंसोलिडेटेड है, दिस इज द सिचुएशन। ये हमारी सिचुएशन है। क्लियर पूरी कहानी? इसको अगर मैं डायग्राम के फॉर्म में बताऊं मैग्नीफाई करके, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, पहले ही बहुत टाइम इन्वेस्ट कर दिया मैंने इसके अंदर। आई एम नॉट शोइंग द टोटल कंप्लीट डायग्राम। जो काम की चीज है वो शो कर रहा हूं मैं आपको। जो काम की चीज है वो शो कर रहे हैं। लॉग है, लॉग के ऊपर चल रही है हमारी इफेक्टिव स्ट्रेस, तो लॉग ऑफ 10 इफेक्टिव स्ट्रेस। और यहां पर होता है हमारा वॉइड रेशियो, वाई एक्सिस होता है हमारा वॉइड रेशियो, और वाई एक्सिस भी है वॉइड रेशियो। ये कर्व कैसे निकल जाती है? ये कर्व निकल जाती है स्लाइड कॉन्वेक्स फिर स्ट्रेट लाइन निकल जाती है। तो स्लाइड कॉन्वेक्स फिर स्ट्रेट लाइन निकल जाती है, तो स्लाइड कॉन्वेक्स है फिर स्ट्रेट लाइन निकल जाती है। ये कैसे चल रहा है ऊपर? ये ऊपर कौन सा रीजन है? ये हमारा प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस है, so this is our प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस। तो ये दिस इज our वर्जिन कंप्रेशन कर्व, so log of effective stress, this is our वर्जिन कंप्रेशन कर्व, सिग्मा सी डैश। तो सिग्मा सी डैश मार्क किया, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर था। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कर्वेचर से हमने सिग्मा सी डैश मार्क किया हुआ था। तो सिग्मा सी डैश मार्क की हुई थी हमने, दिस इज सिग्मा सी डैश। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा सी डैश। तो सिग्मा सी डैश, इसको हाईलाइट किया, सो इट इज हाईलाइटेड। सो दिस वाज द पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या रखा था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस पॉइंट? ये शुरू में थ्योरी करी थी, शुरू में थ्योरी करी थी, कौन सा पॉइंट था? ये ए पॉइंट था हमारा, दिस वाज आवर पॉइंट ए। तो ये वो पॉइंट है जहां पे प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस निकल जाएगी। कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड दिस? कैसे करने ने वो ग्राफ में बता रहा था मैं प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस निकालने के लिए। यहां पर हम प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस निकालेंगे। तो अभी जो हमारा सिग्मा नॉट डैश और सिग्मा 1 डैश है, तो प्रेजेंटली जो सिग्मा नॉट डैश और सिग्मा 1 डैश है वो इससे कम ही है। तो ये सिग्मा नॉट डैश है, ये सिग्मा 1 डैश है, ये दोनों वैल्यू से कम है। सिग्मा नॉट डैश एंड सिग्मा 1 डैश, ये दोनों वैल्यू से कम निकल के आ रही है। तो दोनों वैल्यू से कम निकल के आ रही है, तो बोथ द वैल्यूज आर लेस देन दिस। जब दोनों वैल्यू से कम निकल के आ रही है, हमारी डेल्टा ई क्या होगी? दिस इज अवर डेल्टा ई। सो दिस इज अवर डेल्टा। ये हमारा चेंज इन वोल्टेज निकल के आएगा। इसको भी हाईलाइट करके बता देता हूं। सो दिस इज बीइंग हाईलाइटेड, इसको हाईलाइट किया और डेल्टा ई मार्क कर दिया इसके ऊपर। तो ये हमारा डेल्टा ई है, तो चेंज इन वोल्टेज रेशियो। जो हमें क्या बताएगा? ये डेल्टा की वैल्यू में क्या बताएगी? प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट बताएगी। तो हमारा जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट है, उस पूरे स्ट्रेस इंक्रीमेंट में सॉइल ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल की तरह काम कर रही है। तो दिस इज ओवर कंसोलिडेटेड रीजन। ये ओवर कंसोलिडेटेड रीजन है। दिस इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड रीजन। ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड रीजन है। कोई सा कंप्लीट करना है पूरी कहानी में से? एनी वांट टू रेफर फ्रॉम दिस पॉइंट? सो पहला केस निकल के आ गया, फर्स्ट ऑफ द केसेस दिस। पहली केस एनालिसिस कर लिया हमने इसके अंदर। क्लियर? चलिए दूसरा केस उठाते हैं। विल रेफर द सेकंड केस। सो दूसरा केस रेफर करते हैं सेकंड ऑफ द केस। तो सेकंड ऑफ द केस टू बी रेफर्ड। दूसरा केस क्या रेफर करना है? व्हेन, कैसे लिखा था इसको? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इफ सिग्मा 1 डैश इज ग्रेटर देन सिग्मा सी डैश। अब मेरा केस कौन सा चल रहा है? मेरा केस कौन सा चल रहा है? मेरा केस वो चल रहा है जिसमें सॉइल कैसी है? सॉइल प्री कंसोलिडेटेड है। और जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट हुआ, उस स्ट्रेस इंक्रीमेंट की वजह से सॉइल कैसी हो गई? जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट हुआ उसकी वजह से सॉइल कैसी हो गई? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल हो गई। ध्यान रखना है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेंशन किया? सिग्मा नॉट डैश से लेके सिग्मा सी डैश तक सॉइल कैसी है? ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल है। फिर सिग्मा सी डैश से लेके सिग्मा 1 डैश तक सॉइल कैसी है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल है। ये वाला केस आ गया हमारा निकल के। सॉइल का वेट बदलता जाएगा, वेट बदलता जाएगा, सॉइल का वेट बदल जाएगा। उसमें यहां से क्या रिलेशन है? सॉइल का वेट बदलता जाएगा। ये सारी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं? ये सारी मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी बदल जाएगी आपकी। जो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज है वो आपको अलग लगाना पड़ जाएगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे जो लगाया है कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन, ये वैलिड होता है सिर्फ वर्जिन कंप्रेशन करके। सॉइल क्या हो? क्वेश्चन पूछा था, चलो ठीक है। तो अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। कहानी कंटिन्यू करते हैं। जब आपका जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट है, वो स्ट्रेस इंक्रीमेंट प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से, तो आपका जो इंक्रीमेंट है स्ट्रेस का वो प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस से ज्यादा निकल के आ जाए। अगर वो ज्यादा निकल के आ जाए, अब आपको ये जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालनी है, ये दो पार्ट में ब्रेक करनी पड़ेगी। तो सिग्मा नॉट डैश से लेके सिग्मा सी डैश तक तो सॉइल कैसे बिहेव करेगी? सिग्मा नॉट डैश से लेके सिग्मा सी डैश तक सॉइल कैसे बिहेव करेगी? ओवर कंसोलिडेटेड। और सिग्मा सी डैश से सिग्मा 1 डैश तक कैसे बिहेव करेगी? नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अब फिर से इसको मैं करके फॉर्म में बता देता हूं, क्योंकि उस कर्व से आपको एक चीज और पता चलेगी। यू रेफर दिस वन मोर पॉइंट टू रेफर। जैसे यहां पर बताओ मुझे ई नॉट कौन सी वैल्यू है? ई नॉट इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? ई नॉट करस्पॉन्ड कर रहा है सिग्मा नॉट डैश। मैंने लिखा नहीं है पर आपको ध्यान रखना है। ई नॉट इज करस्पॉन्डिंग टू सिग्मा नॉट डैश। अब इस चीज का यहां पे काम आएगा, और कहां काम आएगा ये आप ही बताओगे। तो फिर से मैंने ये करना है, इस बार करके मैं मैग्नीफाई करके बना रहा हूं क्योंकि यूज में लेना है उस चीज को मैं। तो y एक्सिस पे वॉइड रेशियो, x एक्सिस पे लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, लॉग ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। हमारी कर्व कैसी होती है? हमारी कर्व होती है स्लाइटली कॉन्वेक्स, उसके बाद स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाती है। तो स्लाइटली कॉन्वेक्स होती है, उसके बाद ये कर्व निकल के आती है स्ट्रेट लाइन। तो ये अप्रॉक्सिमेटली स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई। सो अप्रॉक्सिमेटली स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई। देन अब मेरे को सारी वैल्यूज मार्क करनी है इसके ऊपर, सारी वैल्यूज मार्क करनी है। ये हमारा प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, ये है हमारा सिग्मा नॉट डैश, दिस इज सिग्मा नॉट डैश, और ये है हमारा सिग्मा 1 डैश। तो ऑल द वैल्यूज कैन बी रेफर्ड नाउ। इसके करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो मार्क कर लेते हैं। तो इस बार मैंने मैग्नीफाई करके दिखा दी आपको सारी चीजें। जिसके साथ मैग्नीफाई एवरीथिंग, क्योंकि उसको ब्रेक करके लिखना था। बाकी की चीजें हटाओ, तो बाकी की चीजें हटाई। सो रेस्ट व्हिच वाज नॉट रिक्वायर्ड इज बीइंग एलिमिनेटेड। चलिए वैल्यूज मार्क करो इसके ऊपर, कौन सी वैल्यूज है? वैल्यूज मार्क करनी है इसके ऊपर। तो ये हमारी ई नॉट, ये हमारी ई नॉट, दिस इज अवर ई, ये हमारा पॉइंट ए, दिस इज सिग्मा सी डैश, दिस इज सिग्मा नॉट डैश, दिस इज सिग्मा 1 डैश, ये सिग्मा 1 डैश है। सो दिस इज सिग्मा 1 डैश। सो दिस इज अवर वॉइड रेशियो। ये वॉइड रेशियो है मार्क्ड ऑन y एक्सिस। तो वॉइड रेशियो मार्क्ड ऑन y एक्सिस। तो सिग्मा सी डैश की करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो लिखी हुई है। तो सिग्मा सी डैश की करस्पॉन्डिंग वॉइड रेशियो लिखी हुई है। ये ई1 है, इसको ई1 बोल दो। लेट्स सपोज इट इज इक्वल टू ई1। चलिए नाउ इन दिस रीजन सॉइल कैसे बिहेव कर रही है? ये ओवर कंसोलिडेटेड रीजन है हमारा। सो दिस इज ओवर कंसोलिडेटेड रीजन। तो ये ओवर कंसोलिडेटेड रीजन है। देन दिस इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड रीजन। सो दिस इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड रीजन। ये नॉर्मली कंसोलिडेटेड रीजन। सो नॉर्मली कंसोलिडेटेड रीजन। अब सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब सेटलमेंट दोनों पोर्शन में ऐड करनी पड़ जाएगी हमें। वी हैव टू ऐड द सेटलमेंट ऑफ बोथ द पोर्शंस। सो वी कैलकुलेट फॉर ओवर कंसोलिडेशन रीजन। सो फॉर ओवर कंसोलिडेशन रीजन डेल्टा h1 विल बी इक्वल टू हाउ मच? ओवर कंसोलिडेशन रीजन के लिए डेल्टा h1 कितना होगा? यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कोएफिशिएंट ऑफ रिकम्प्रेशन और रिकम्प्रेशन इंडेक्स। इट विल बी इक्वल टू CR अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो इनटू h नॉट log ऑफ सिग्मा सी डैश अपॉन सिग्मा नॉट डैश। ये चीज दिस इज फॉर ओवर कंसोलिडेशन रीजन। नेक्स्ट फॉर नॉर्मली कंसोलिडेशन रीजन, सॉइल हो गई नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अब कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन पिक्चर में आ जाएगा, क्या कंप्रेशन इंडेक्स पिक्चर में आ जाएगा? डेल्टा h2 यहाँ पे क्या लिखेंगे? CC इनटू h नॉट अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो log कहां से कहां तक वेरी करेगी स्ट्रेस की वैल्यू?
सो log 10 स्ट्रेस की वैल्यू कहां से कहां तक करेगी, सिग्मा सी डैश से लेके सिग्मा 1 डैश तक, तो इट विल वेरी फ्रॉम सिग्मा सी डैश से लेके सिग्मा 1 डैश तक। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो पहले आया सिग्मा 0 डैश से लेके सिग्मा सी डैश तक, अब वैल्यू आई है सिग्मा सी डैश से लेके सिग्मा 1 डैश तक। तो दिस इज द सेटलमेंट। इसको मार्क भी कर सकते हैं यहां पे, जैसे पीछे मार्क किया था। तो दिस इज अवर डेल्टा E1, इसको E1 ही बोलते हैं, इसको E2 बोलते हैं। तो दिस इज अवर डेल्टा E1, दिस इज E2 एंड दिस इज अवर डेल्टा E2। इसके बाद जो वॉल्यूम चेंज है वो डेल्टा E2 है। इसको ढंग से मार्क कर देता हूं आपको। तो जो वॉल्यूम चेंजेस आए हैं वो दो अलग-अलग रीजन से निकल के आए हैं, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको। सो दिस इज द वॉल्यूम चेंज पहले वाले का, और ये वॉल्यूम चेंज है दूसरे रीजन का। सो वॉल्यूम चेंज इन द सेकंड रीजन। तो यहाँ पे तो कर पे तो आपको वॉइड रेशियो मिलेगी, और आपको निकालनी है सेटलमेंट। तो डेल्टा E2, दिस इज डेल्टा E1। तो टोटल सेटलमेंट कैसे निकालोगे? सो सेटलमेंट टोटल सेटलमेंट डेल्टा H will be equal to डेल्टा H1 plus डेल्टा H2। So total settlement delta H will be equal to CR into H naught upon 1 plus E naught into log 10 sigma naught dash upon sigma d dash plus CC into H naught upon 1 plus void ratio into log 10 deconsolidation stress to the final stress, जो हमारा final stress है। तो final stress था sigma 1 dash, तो final stress was sigma 1 dash। कोई सा रिपीट करना उसमें से? एनी वांट टू एफर्ट ऑन दिस फॉर एनीवन? मैंने टोटल सेटलमेंट तो निकाल के दे दिया आपको, अब मुझे ये बताओ कोई भी। सो एनीवन ये बताओ, इस पूरे एक्सप्रेशन में भी एक एरर है, क्या एरर है वो बताइए। देयर इज एन एरर इंड्यूस्ड इन दिस एंटायर एनालिसिस। अब क्या एरर है जरा वो ढूंढ के बताओ। एच भी चेंज होगा फिर तो, एच तो फिर एच तो पीछे भी चेंज हो रहा था, तो एच भी चेंज होगा तो एच तो पीछे भी चेंज हो रहा था, यहाँ एच नहीं चेंज हो रहा था क्या बता। जब आप सिग्मा नॉट डैश से लेके सिग्मा 1 डैश तक आए तब एच चेंज नहीं हुई थी क्या? और अगर एच चेंज हो भी रही थी उसकी वजह से सेटलमेंट निकाली ना हमने, फॉर दैट ओनली सेटलमेंट इज फाउंड। तो यहाँ पर तो कौन सी हाइट आती है, यहाँ पर तो ओरिजिनल हाइट आती है ना, इस ओरिजिनल हाइट कम्स। तो हाँ एच तो चेंज हो रहा है और एच में चेंज को तो सेटलमेंट बोलते हैं, देयर इज नो सेटलमेंट। पर इस पूरी कहानी में भी एक इशू है। क्या इशू है इस पूरी कहानी में? पूरी कहानी में इशू ये है कि आपने यहाँ पर भी वॉइड रेशियो क्या ले रखी है, ई नॉट ले रखी है, जबकि यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी, E1 होनी चाहिए थी। तो हियर इंस्टेड ऑफ ई नॉट द वॉइड रेशियो शुड बी E1। तो जहां से सेटलमेंट स्टार्ट हुई है वहां की वॉइड रेशियो लिखते हैं ना, तो यहाँ पर E नॉट नहीं E1 होना चाहिए, और हम E नॉट से अपना काम चला लेते हैं। क्यों काम चला लेते हैं जरा देखिए, पता है पूरे एक्सप्रेशन में इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा निकल जाएगी, डेल्टा H1 की डेल्टा H2 की। दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा निकल जाएगी, डेल्टा H1 की डेल्टा H2 की। और एग्जैक्ट बता रही है आपकी बात। कोएफिशिएंट ऑफ रिकंप्रेशन बहुत कम निकल के आता है। कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन से आप ये बोल सकते हो कि ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल कम कंप्रेसिबल होती है देन नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। बेसिक कंसेप्ट बता रखा है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल में कंप्रेशन बहुत कम निकल के आता है देन नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दूसरे वाले कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि अगर आप यहाँ पे E1 लिख भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम E0 लेके ही चल देते हैं, पर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे E1 होना चाहिए, इट शुड बी E1। क्लियर? एच भी तो वहीं का लिखते हैं, अरे एच तो वही है, एच थोड़ी चेंज हुआ है। हम तो ओरिजिनल हाइट लिखते हैं ना सैंपल की, वी राइट द ओरिजिनल हाइट ऑफ द सैंपल। वो तो बस सॉइल की स्टेट चेंज हुई है ना, तो यहाँ पर आपने चेंज क्यों नहीं करा ये बताना, व्हाई यू नॉट चेंज हियर। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपने जो कंप्रेसिबल लेयर ली हुई है उसकी थिकनेस लिखी थी ना ओरिजिनल वाली। तो अभी भी तो इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, चलो ये बताओ, ये कोएफिशिएंट चेंज करने का मतलब क्या है, बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दिस। तो हाइट भी तो चेंज हो जाएगी हमारी। इस पूरी कहानी में क्या चेंज हुआ है, बस इस पूरी कहानी में व्हाट इज बीइंग चेंज्ड। इस पूरी कहानी में जब आपने कोएफिशिएंट बदले हैं, कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस क्या है, कोएफिशिएंट का सिग्निफिकेंस ये है कि जो मैग्नीट्यूड है सेटलमेंट की बस वो चेंज हो गई है। ये कोएफिशिएंट क्या बताते हैं, ये मैग्नीट्यूड बताते हैं सेटलमेंट का। सॉइल का सैंपल तो वही है हमारा, ओनली सैंपल ऑफ सॉइल चेंज, सैंपल ऑफ सॉइल में कोई चेंज नहीं निकल के आया, देयर इज नो चेंज इन सैंपल ऑफ द सॉइल। तो कोएफिशिएंट इसलिए बदल दिए हमने क्योंकि जो स्ट्रेस की रेंज है वो स्ट्रेस की रेंज ऐसी निकल के आई कि उसकी वैल्यू पास्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस था उससे भी ज्यादा हो गई। बस ये चीज निकल के आई है बस, और कोई फर्क नहीं आया इसके अंदर। और जब मैं सेटलमेंट कैलकुलेट करता हूं, सेटलमेंट के अंदर तो मैं ओरिजिनल हाइट डालता हूं, आई पुट द ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट पुट कर दी हमने। तो उसको नोट करके मेंशन भी कर देता हूं, आई एम रेफरिंग दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ नोट। उसको नोट करके लिखें, नोट करके लिखें। नोट क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ E0, द यूज ऑफ E0 इंस्टेड ऑफ वॉइड रेशियो, इंस्टेड ऑफ वॉइड रेशियो, इंस्टेड ऑफ वॉइड रेशियो एट सिग्मा सी डैश, instead of void ratio at sigma c dash, use of E0 instead of void ratio at sigma c dash in second term, in second term, in second term would not induce, would not induce, would not induce much error, would not induce much error, would not induce much error as the contribution of, as the contribution of second term, as the contribution of second term is much more, is much more than first, much more than first, much more than first। ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में लिखा compressibility of, compressibility of normally consolidated soil delta H2, delta H2 और delta E2 कुछ भी लिख दो, is much greater than, is much greater than over consolidated soil। तो delta H1 और delta E1, तो जो चीज पीछे ली उसको मेंशन कर दिया हमने। E0 तो वहां तक लिखते हैं जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, H0 भी वहीं का लिखते हैं जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। हाँ H0 भी वहीं से लिखते हैं जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, H0 भी वही लेते हैं जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुई है, from where the process started। क्लियर? सर जैसे जैसे कंप्रेसिबल लेयर में नीचे जाते हैं तो स्ट्रेस कैसे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कंप्रेसिबल लेयर में नीचे जाते हैं तो स्ट्रेस कैसे बढ़ता जाता है मोहम्मद। जैसे जैसे कंप्रेसिबल लेयर में नीचे जाओगे, पहले तो बताओ सॉइल के अंदर ये स्ट्रेस किसकी वजह से था, जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे सॉइल में स्ट्रेस किसकी वजह से था, सेल्फ वेट की वजह से। अब बताओ क्यों बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे सॉइल में नीचे जाओगे स्ट्रेस वैल्यू कैसे बढ़ती जाएगी। उज्जवल लिंक में शेयर कर दूंगा क्लास में। जैसे जैसे कंप्रेसिबल लेयर में नीचे जाओगे स्ट्रेस की वैल्यू क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि सेल्फ वेट क्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, सेल्फ वेट कीप ऑन इंक्रीजिंग, तो सेल्फ वेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, कोई सा रिपीट करना उसमें से। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालने के बहुत सारे तरीके हमारे पास, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल टू कैलकुलेट प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। अब किसी के लिए कोई पॉइंट रिपीट करना, एनी पॉइंट टू बेनिफिट फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। जब हमने EF यूज किया है तब H इक्वल टू FH यूज किया था,
हाँ, डज दैट नॉट मीन दैट हाइट वी यूज करस्पॉन्डिंग टू द वॉइड रेशियो? हाँ, हाइट वॉइड करस्पॉन्डिंग होती है। हाइट दैट वी यूज विल बी करस्पॉन्डिंग टू द वॉइड रेशियो ओनली। जो आप हाइट यूज करोगे वो वॉइड रेशियो के करस्पॉन्डिंग ही होगी। पर क्यों नहीं यूज करी? रीजन बीइंग डेल्टा h1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? व्हाट इज वैल्यू डेल्टा h1 हियर? तो डेल्टा h1 या डेल्टा e1 का मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इसलिए उस चीज को इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे। हेंस इट इज नॉट बीइंग इंक्लूडेड हियर। उसको इंक्लूड नहीं किया, मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे। क्योंकि दूसरी चीज, जब मैंने वॉइड रेशियो लिख दिया तो हाइट लिखने का मतलब नहीं है, पर क्योंकि आगे मैंने हाइट और वॉइड रेशियो दोनों लिखा है तो आप मेंशन कर सकते हो इसे। इंस्टेड ऑफ वॉइड रेशियो, इंस्टेड ऑफ वॉइड रेशियो, इंस्टेड ऑफ वॉइड रेशियो एंड हाइट, इंस्टेड ऑफ वॉइड रेशियो हाइट एट सिग्मा सी डैश, वॉइड रेशियो हाइट एट सिग्मा सी डैश इन सेकंड टर्म। ठीक है? जब हम लोडिंग करते हैं तो सॉइल पर उसका इफेक्ट डेप्थ के साथ डिक्रीज होता है। जब हम लोडिंग करते हैं तब उसका इफेक्ट डिक्रीज करता है। बिल्कुल सही बात है। जब आप लोडिंग करोगे, जब एडिशनल सरचार्ज लगाओगे आप, तो डेप्थ के साथ उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा। ये इफेक्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग। जब आप लोडिंग करोगे तब उसका इफेक्ट डेप्थ के साथ कम होता चला जाएगा। तो जिस पॉइंट पे आपने लोड लगाया वहां पे आपको स्ट्रेस मैक्सिमम मिलेगी। जैसे जैसे नीचे जाओगे स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड कम होती चली जाएगी। तो सेल्फ वेट के कारण बोल रहा है ना वो तो। इन्होंने तो ये नहीं बोला कि आपने लोडिंग लगाई है, इन्होंने बोला कि कंप्रेसर लेवल नीचे जाके स्ट्रेस क्यों बढ़ता है। तो सेल्फ वेट के कारण बढ़ रहा होता है। पर आपने भी सवाल पूछा जब लोडिंग अप्लाई करी, लोडिंग के कारण कम हो रहा होता है। तो दो अलग-अलग बातें हैं ये। दीस आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो सेल्फ वेट की वजह से पूछ रहे थे। यू आर आस्किंग अबाउट सेल्फ वेट। आप लोडिंग की वजह से पूछ रहे हो। और अब जब सवाल करेंगे दोनों चीजें आएंगी। जब आप प्रॉब्लम करोगे दोनों कंबाइन होंगे। क्योंकि जो सिग्मा नॉट है वो किसकी वजह से है? ये सिग्मा नॉट है किसकी वजह से है? ये तो सेल्फ वेट है। और जो आप इंक्रीमेंट लगा रहे हो स्ट्रेस का, ये वाली वैल्यू बताना, सिग्मा नॉट डैश किसके बराबर है? सिग्मा नॉट डैश इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा नॉट डैश विल बी इक्वल टू सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल्टा सिग्मा डैश। और वो डेल्टा सिग्मा डैश क्या होगा? वो लोडिंग वाला स्ट्रेस होगा। दैट विल बी लोडिंग स्ट्रेस। तो वो हमारी फाइनल स्ट्रेस निकल के आएगी वहां पे। तब आपको फाइनल स्ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आती हैं, मोटी पॉइंट्स का। तो सेल्फ वेट की वजह से बढ़ रहा होता है, लोडिंग की वजह से कम हो रहा होता है। प्रैक्टिकली दोनों चीजें आएंगी और दोनों को अलग-अलग डिस्कस किया है। हमने स्ट्रेसेस इन सॉइल अलग कर रखा था, फिर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर रखा था हमने। दोनों अलग किए, यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी। अब ये कंसोलिडेशन की एप्लीकेशन क्या कैरी फॉरवर्ड होगी? विल बी कैरी फॉरवर्ड। सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट पॉइंट। ये तो आपको बता दिया। सेकंड नोट, सेकंड नोट भी मेंशन कर लेते हैं। सेकंड नोट मेंशन कर लेते हैं। सेकंड नोट क्या मेंशन करें? सेकंड नोट क्या बोल रहा है? ये पॉइंट बता दिया आपको, पर इसको मेंशन कर देता हूं। सेकंड पॉइंट बोल रहा है when the sample is loaded, when the sample is loaded, when the sample is loaded in laboratory, when the sample is loaded in the laboratory during consolidation, during consolidation testing, during consolidation testing, it is it is in fact it is in fact subjected to it is in fact subjected to it is in fact subjected to reloading. It is in fact subjected to reloading, subjected to reloading. Thus, even with even with every care possible, even with every care possible, every care possible exercised during the sampling, during the sampling to avoid the disturbance, to avoid the disturbance, to avoid the disturbance, the so-called undisturbed sample, the so-called undisturbed sample, undisturbed sample produces a compression curve, a compression curve whose slope, compression curve whose slope is flatter than, whose slope is flatter than that of field virgin compression curve, field virgin compression curve। देखो ठीक है, सॉरी, देखिए पूरी कहानी क्या लिखी है। इसका रीजन बता दिया था। यहाँ पे एक और रीजन बताया आपको। हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम कंसोलिडेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं लैब में, तो वो सैंपल को रखते हैं कंसोलिडेशन रिंग के अंदर। रिंग वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन है उसको अवॉइड करती है, इट अवॉइड्स वर्टिकल डिफॉर्मेशन। और वहां पर रिंग फ्रिक्शन भी ऑफर कर रही होती है। अब क्योंकि वहां पर रिंग फ्रिक्शन ऑफर कर रही होती है, इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क फील्ड के कंपैरिजन में ये निकल के आ जाता है कि फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा हमें। फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, एक तो आपको कंसोलिडेशन कम मिलेगी, दूसरा रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। एक तो कंसोलिडेशन भी कम मिलेगी, दूसरा रेट ऑफ कंसोलिडेशन भी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। तो दोनों बातें कम निकल के आ जाती हैं। तो हमारा जो कर्व होता है, हमारे जो कर्व पीछे कर्व बने हुए हैं, ये हमें क्या बताते हैं? कंसोलिडेशन बता रहे हैं, रेट ऑफ कंसोलिडेशन बता रहे हैं। ये कंसोलिडेशन बताते हैं, रेट ऑफ कंसोलिडेशन बताते हैं। ये हमें कंसोलिडेशन बताते हैं। तो ये कर्व क्या निकल के आएगी? ये मैग्नीट्यूड बताता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कर्व क्या हो जाती है? तो आप जो लैब में कर्व बनाते हो वो कर्व ज्यादा फ्लैट निकल के आती है इन कंपैरिजन टू व्हाट? फील्ड वर्जन कंप्रेशन कर्व। इसको अगर मैं समझाऊं, डायग्राम बनाने की जगह मेरे पास नहीं है, तो डायग्राम बनाने की जगह नहीं है, तो इसको आप रेफर भी कर सकते हो। अगर ये कर्व फ्लैट हो जाएगी, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? स्ट्रेस इंक्रीमेंट वही है, पर कर्व फ्लैट हो गई है। व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ दिस? स्ट्रेस का इंक्रीमेंट वही है फील्ड में और लैब में, तो स्ट्रेस का इंक्रीमेंट वही है फील्ड और लैब में, पर हमारी कर्व फ्लैट हो गई है। कर्व इज कंपैरेटिवली फ्लैटर। सो कर्व कंपैरेटिवली फ्लैट हो जाती है। सो कर्व इज कंपैरेटिवली फ्लैटर। बना के देखते हैं अगर बन जाए तो। सो दिस इज स्लाइटली कॉन्वेक्स और ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अब ये फ्लैट कर्व है। अगर ये फ्लैट कर्व है तो हमारी एक्चुअल कर्व कैसे निकल के आनी चाहिए थी? हमारी एक्चुअल कर्व निकल के आनी चाहिए थी स्टीप। हमारी एक्चुअल कर्व निकल के आनी चाहिए थी स्टीप। तो स्टार्ट तो यहीं से होगी, तो स्टार्ट तो यहीं से होगी। इट शुड बी कंपैरेटिवली स्टीपर, तो कंपैरेटिवली स्टीप निकल के आनी चाहिए। सो कर्व शुड बी कंपैरेटिवली स्टीपर, तो कर्व हमारी स्टीप निकल के आएगी। तो कर्व स्टीप निकल के आनी चाहिए। सो कर्व शुड बी कंपैरेटिवली स्टीपर। तो ये हमारी, तो कर्व शुड बी कंपैरेटिवली स्टीपर। दिस इज अवर कर्व, ये हमारी कर्व निकल के आई है। तो जो पहले ऑरेंज वाली कर्व है, जो ऑरेंज वाली कर्व है वो कौन सी है? तो ऑरेंज वाली कर्व बनाई है वो कौन सी है? वो ट्राई तो ये ऑरेंज कर्व इज लैब कंसोलिडेशन कर्व, और जो व्हाइट वाली कर्व है वो फील्ड कंसोलिडेशन कर्व है। ये व्हाइट कर्व इज फील्ड कंसोलिडेशन कर्व। सो दिस इज फील्ड कंसोलिडेशन कर्व, कंपैरेटिवली स्टीप है। और जो ऑरेंज वाली कर्व है वो कंपैरेटिवली फ्लैट है। दिस इज लैब कंसोलिडेशन कर्व। डायग्राम स्केल पे नहीं है, डायग्राम इज नॉट ऑन द स्केल। तो अगर हमारी कर्व फ्लैट हो गई है, इसका इंपैक्ट क्या होगा? वो चीज इस डायग्राम में दिखानी पाएगा, मेरे को दिखानी थी। आई एम नॉट एबल टू शो दैट कि सेम स्ट्रेस इंक्रीमेंट है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा।
इसको समझाने के लिए मैं एक बार स्ट्रेट पोर्शन ले रहा हूँ, बात वैलिड दोनों जगह। इफ आई टेक द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द कर्व, सो इफ आई टेक द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द कर्व और उसको अलग से अगर मैं रेफर करके बताऊँ, हमारी कर्व फ्लैट है, दिस कर्व इज फ्लैट। मैं सब जो काम की चीज़ है वो दिखा रहा हूँ आपको। तो फ्लैटनेस मैंने बढ़ा दी कंपैरेटिवली, और ये हमारी है फील्ड कंप्रेशन कर्व, दिस इज अवर फील्ड कंप्रेशन कर्व। सो दिस इज अवर फील्ड कंप्रेशन कर्व, फील्ड कंप्रेशन कर्व क्या बताना पड़ रहा है। सो दिस इज अवर फील्ड कंप्रेशन कर्व, ये हमारी वाई एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। तो अगर स्ट्रेस इंक्रीमेंट सेम हुआ, अगर स्ट्रेस इंक्रीमेंट सेम हुआ, यदि स्ट्रेस इंक्रीमेंट सेम, तो स्ट्रेस इंक्रीमेंट सेम निकल के आई, स्ट्रेस इंक्रीमेंट सेम हुई, तो आपको जो व्हाइट वाली कर्व है वो क्या निकाल के देगी। अगर स्ट्रेस इंक्रीमेंट सेम हुआ है तो व्हाइट वाली कर्व में आपको डेल्टा ई की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। बस वो चीज़ मेरे को दिखानी थी जो इस डायग्राम में दिखनी, इसलिए मैं अलग से मैं कर्व बना के दिखा रहा हूँ। हेंस आई एम ड्राइंग दिस कर्व सेपरेटली, स्ट्रेट लाइन बन गया बस। दिस इज स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, फिर ये भी हमारी स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। चलिए, तो डेल्टा सिग्मा डैश सेम, ये डेल्टा सिग्मा डैश सेम है, पर जब हम व्हाइट वाली कर्व की बात कर रहे हैं, व्हाइट वाली कर्व की बात कर रहे हैं, ये है डेल्टा ई, दिस इज डेल्टा ई। सो दिस इज डेल्टा ई, डेल्टा ई व्हाइट वाली कर्व मतलब फील्ड। और जब हम ऑरेंज वाले कर्व की बात कर रहे हैं, ऑरेंज वाले कर्व में डेल्टा ई कौन सा है, दिस वाज डेल्टा ई, दिस इज डेल्टा ई, तो ये डेल्टा ई है, डेल्टा ई लैब। तो डेल्टा ई लैब, बस ये चीज आपको बतानी थी, दिस वाज द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, ये पॉइंट डिस्कस करनी थी मैं। हाँ, सीसी तो डिफरेंट हो गया ना, क्योंकि मैंने डेल्टा सिग्मा डैश तो सेम ले रखा है ना, तो सीसी होता ही क्या है, और सीसी होगी, इसका रेशियो तो होता है सीसी, ये लॉग लॉग में लिख दो उसको, ये लॉग स्केल पे है तो लॉग सिग्मा डैश लिख दो, तो लॉग डेल्टा सिग्मा डैश। तो अगर हमारी कर्व फ्लैट हो गई, कर्व स्ट्रेट बनी नहीं है, तो फिर भी समझ में आ गया आपको बात। अगर हमारी कर्व फ्लैट हो गई है, आपका जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा, कब निकल जाएगा, बस ये चीज बतानी थी आपको, दिस वाज द पॉइंट टू डिस्कस। और इसका भी करेक्शन लगता है, तो हम बनाते तो लैब में कर रहे हैं, फिर फील्ड करेक्शन लगाई जाती है, और वो करेक्शन बता रहा है कि वो करेक्शन पूरा ग्राफिकल है, दैट करेक्शन इज अगेन कंप्लीटली ग्राफिकल। पर आपको आइडिया दे दिया ये कि क्या इसका इंपैक्ट होता है, व्हाट द इंपैक्ट ऑफ दिस। रिपीट करना कोई पॉइंट, एनी पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस नाउ फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो किसी के लिए। सर ओवर कंसोलिडेशन को सिग्मा सी के आगे स्ट्रेस करने पर सॉइल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता है, तो फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड आता है, तो ये प्रोसेस कब तक चलता है, ये प्रोसेस कब तक चलता है, मतलब जब तक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट नहीं होता करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर स्ट्रेस इंक्रीमेंट, जब तक एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट नहीं हो जाएगी तब तक ये प्रोसेस चलती जाएगी। विल कंटिन्यू, कर्व का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट नहीं कहां है, पहले तो ऑरेंज वाली कर्व पहले खत्म कर दी ना, इसके दोबारा एक चीज आपको दिखेगी नहीं, इसके दोबारा बनाई ऊपर, ऑरेंज वाला कर्व पहले खत्म कर दिया, या मैग्नीफाई करके दिखाया, या पे आपको एक्चुअल स्केल पे दिखाया हुआ। क्या चीज भेजी हुई है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्या भेजा, और इमेज भेजिए प्लीज चेक, क्या चेक करना है इमेज में, क्या चीज बताइए इसके अंदर, सीसी और सीआर वाला कंफ्यूजन है, सीसी और सीआर वाला कंफ्यूजन है। डेल्टा एच वन की वैल्यू निकाल ली, तो डेल्टा एच वन निकाली आपने, तो डेल्टा एच वन इज कंप्यूटेड, ठीक है, प्रोसेस खत्म, तो डेल्टा एच वन इज कंप्यूटेड, फिर डेल्टा एच टू सीसी एच नॉट की जगह लिखा आपने ई नॉट माइनस डेल्टा ई, ई नॉट माइनस डेल्टा ई को मैंने इवन बोल दिया था, दिस वाज टर्म्ड एज इवन, इसी को तो इवन बोला गया था, इसको तो इवन बोला गया था, और ये वाला एक्सप्रेशन कहां से लेके आ गए ये, जब आपने ये डेल्टा एच वन निकाल लिया है तो आप इस पूरी जगह की जगह क्या लिखोगे, एच नॉट माइनस डेल्टा एच वन लिखोगे ना, और लॉग ऑफ सिग्मा सी डैश बाय सिग्मा वन डैश, तो इसकी वैल्यू इवन है, डायरेक्टली पता है इसकी वैल्यू हमें, इसकी वैल्यू एच नॉट माइनस डेल्टा एच वन है, और डेल्टा एच वन आपने निकाला हुआ ये रहा, ये तो आपका डेल्टा एच वन, तो डेल्टा एच वन योर फॉर्म। चलिए, ये चीज बता दिया है, क्या डिस्कस कर रहे थे, सेटलमेंट डिस्कस कर रहे थे, सेटलमेंट में बता दिया प्राइमरी कंसोलिडेशन, नाउ यू हैव टू टॉक अबाउट सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन कैसे लिखी थी, सो कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट, ये दूसरा पॉइंट लिखा था, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, तो थर्ड, तीसरा कंपोनेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो इसको डिटरमाइन करना है, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट पॉइंट इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, और कंप्रेशन कुछ भी बोल सकते हो, कंप्रेशन और क्रीप कंटिन्यूस कंटिन्यूस मच बियॉन्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, मच बियॉन्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, मच बियॉन्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, एंड अकर्स एट अ मच स्लोअर रेट, बहुत ही स्लो रेट से होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, ये कब स्टार्ट होता है वो हमें पता नहीं है, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइम एट विच secondary consolidation settlement, time at which secondary consolidation can be said to begin, is not clear, is not clear, is not clear, but but it takes place, but it takes place at constant effective stress, it takes place at constant effective stress, इसलिए इसको क्रीप बोला जाता है,
and is not associated and is not associated and it not associated with expulsion of pore water pressure, dissipation of pore water pressure, dissipation of excess pore water pressure, excess pore water pressure. ये जानकारी भी बता दी। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट वन सेज इट takes place due to readjustment. It takes place due to readjustment of soil skeleton. Readjustment of soil skeleton after disturbance. After disturbance during primary consolidation. So during 1 degree consolidation. And its rate is controlled by highly viscous adsorbed water surrounding the clay particles. तो ये तो पूरी कहानी बता दी सेकेंडरी कंसोलिडेशन की। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? क्ले पार्टिकल्स। सो क्ले पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज इट्स मैग्नीट्यूड is given by secondary, इसको हाईलाइट करके लिख रहा हूं क्योंकि अलग से कोएफिशिएंट आएगी। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स, इसका मैग्नीट्यूड सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स बताता है। तो सी अल्फा सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स, तो सी अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन लॉग ऑफ टाइम। तो ये स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, ये टाइम के साथ चल रही होती है। सो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ गई? तो डेल्टा ई इज इक्वल टू सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स इनटू लॉग ऑफ चेंज इन टाइम। सो लॉग ऑफ टाइम, तो लॉग ऑफ टाइम आ गया। तो अगर चेंज इन वॉइड रेशियो आ गया हमारे पास, इफ यू नो द चेंज इन वॉइड रेशियो, तो आप वैल्यू लिख सकते हो सेटलमेंट की। सो वैल्यू ऑफ सेटलमेंट, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो जहां पे हमने पीछे सीसीसीआर लिखा था वहां पे क्या आ जाएगा? सीसीसीआर लेके क्या आ जाएगी वैल्यू? सी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो सीसीसीआर विल बी इक्वल टू सी अल्फा। सो सी अल्फा तो डेल्टा एच बाय एच नॉट, तो यहाँ पे आएगा एच नॉट। तो डेल्टा एच बाय एच नॉट इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट। डेल्टा की वैल्यू डाल दी, डिवाइड बाय 1 प्लस ई नॉट लॉग ऑफ टाइम चेंज। तो डेल्टा लॉग ऑफ टाइम चेंज, तो डेल्टा डालना है लॉग ऑफ टाइम चेंज। सो डेल्टा लॉग ऑफ चेंज इन टाइम, तो डेल्टा लॉग ऑफ चेंज इन टाइम। इसको और अगर सिंपलीफाई करके लिखूं, सो दिस इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट। अब यहाँ पे जो मैं एच नॉट लिख रहा हूँ, एच नॉट क्या है? अब यहाँ पे जो एच नॉट लिख रहा हूँ, एच नॉट क्या है? एच नॉट यहाँ पे। अब मैं इसको चेंज करके लिख रहा हूँ, ये एच नॉट मतलब ओरिजिनल थिकनेस होती है हमारी। तो जैसे पीछे हमारा जब नॉर्मल कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया था, एच नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? एच नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? एच नॉट की वैल्यू होनी चाहिए एच नॉट माइनस डेल्टा एच। तो वैल्यू होनी चाहिए एच नॉट, एच नॉट बोल सकते हो आप। एच नॉट माइनस डेल्टा के लिए हमने एच नॉट लिख दिया। उसी तरीके से ये क्या है हमारी, ये हमारी फाइनल थिकनेस है हमारी। तो एच नॉट जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन के लिए है, वो प्राइमरी कंसोलिडेशन का क्या है? फाइनल हाइट है। तो मैं इसको मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू सी अल्फा इनटू एच 100। उसको आगे मैं डिफाइन कर दूंगा, एच 100 अपॉन 1 प्लस ई नॉट। ई नॉट कौन सा वॉइड रेशियो? जहां से प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो हमारे पिछले वाले कंसोलिडेशन में ये क्या हो गया? ई 100 हो गया, या ई फाइनल बोल सकते हो उसे। तो ई 100 बोल दो, ई फाइनल बोल दो, एक ही बात है। मैं दोनों चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, अलग अलग जगह अलग नोटेशन मिलेगी आपको। तो 100 बाय एफ नहीं है, पहले बता रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। इट्स नॉट 100 बाय एफ, या एच 100 लिखोगे या एच फाइनल लिखोगे। तो ये सवाल पूछा 100 बाय एफ को कर दिया वहां पे। सो सी अल्फा एच 100 एफ लॉग ऑफ टी बाय टी 100। सो लॉग ऑफ टी बाय टी 100। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या बोल देते हैं सारी। सो हियर सी अल्फा इज सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स, सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स। फिर एच नॉट इज इक्वल टू एच 100। एच नॉट क्या थी? एच नॉट और एच 100 या एच फाइनल, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं थिकनेस। तो सेम ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं, थिकनेस ऑफ द सॉइल एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, तो इसकी एच नॉट बोला क्योंकि हमारी नोटेशन ऐसे चल रही थी, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन और एट द एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन और 1 डिग्री कंसोलिडेशन, एट द एंड ऑफ 1 डिग्री कंसोलिडेशन। तो ये हमारी एच नॉट एच एफ आ गई। फिर ई नॉट, तो आप बोल सकते हो ई 100 या ई फाइनल, इट इज वॉइड रेशियो एट द एंड ऑफ, और लिखते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन और एट द एंड ऑफ 2 डिग्री कंसोलिडेशन। तो सी अल्फा हो गया, एच अल्फा हो गया, दो टाइम बचे हुए हैं। टी 100 is time required. So T100 is the time required. So time required for 100%. Time required for 100% completion of 1 degree consolidation. इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या मान लेते हैं? T90 ले लेते हैं हम। अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू T90 कहानी बताई थी आपको। सिंस नीचे लिख भी देता हूँ, सिंस T100 is equal to infinity. Next T is time at which secondary consolidation is required. वो टाइम जहाँ पे आपको सेकेंडरी कंसोलिडेशन चाहिए। तो टाइम एट विच सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, ये जो हमारा सी अल्फा है, सी अल्फा पीछे लिख दिया था हमने, इसको नोट करके लिख देता हूँ मैं। सो सी अल्फा
और उसकी नोट करके लिख देते हैं। तो सी अल्फा इज मेजर्ड एज द स्लोप ऑफ सी अल्फा इज मेजर्ड एज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पोर्शन ऑफ डायल गेज वर्सेस लॉग ऑफ टाइम कर्व। सो डायल गेज वर्सेस लॉग ऑफ टाइम कर्व। प्राइमरी कंसोलिडेशन आ गया, सेकेंडरी कंसोलिडेशन आ गया, जो 100% कंसोलिडेशन के बाद आती है, व्हिच कम्स आफ्टर 100% कंसोलिडेशन। उसको अगर शो करना हो तो सेपरेटली शो कर सकते हैं यहाँ पे। So that can be referred separately। कल ये दोनों का बताया था आपको, बोथ का डिस्कस सेपरेटली yesterday। So this was डायल गेज रीडिंग। सो डायल रीडिंग आई थी y एक्सिस पे। सो डायल रीडिंग आर आई बोला था इसको मैंने, ये थी y एक्सिस पे। कंसोलिडेशन टेस्ट का रिजल्ट हमने प्लॉट किया था, लॉग ऑफ टाइम था हमारा x एक्सिस पे। इस बार फोकस है हमारे दूसरे क्वेश्चन की स्लोप निकालना। तो मैं पहले वाला क्वेश्चन छोटा बना रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, और फिर से ये कर्व चेंज हो रही थी। तो हमने दो टेंजेंट बनाए थे कल इस करके, दोनों व्हाइट लाइन से दिखाए थे, दो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन था वहाँ पे हमने दो टेंजेंट बनाई थी। तो स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन पे दो टेंजेंट बनाई थी हमने, तो ये टेंजेंट बनाई और एक टेंजेंट यहाँ बनाई थी। और जहाँ पर ये दोनों टेंजेंट मिले थे उन्हें बोला था पॉइंट कौन सा पॉइंट है। जहाँ पर ये दोनों टेंजेंट मिले थे हमने बोला ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 100% कंसोलिडेशन वाला पॉइंट है। तो ये पॉइंट 100% कंसोलिडेशन वाला था, तो रीडिंग मिली हमें यहाँ पे। इस रीडिंग वाज बीइंग रेफर्ड। तो ये रीडिंग थी हमारी R100 वाली। कंसोलिडेशन कितनी थी यहाँ पे, 100% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन था। ये पॉइंट हमारे टेंजेंट थे, दिस पॉइंट वाज टेंजेंट। तो ये दोनों लाइनें टेंजेंट थी। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, इसके बाद वाला क्वेश्चन व्हाट इंडिकेटिंग व्हाट, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और वो मैंने आपको ब्लू कलर की लाइन से दिखाया था बना के। तो ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन थी हमारी, दिस वाज सेकेंडरी कंसोलिडेशन, दिस वाज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सो दिस इज बीइंग रेफर्ड एज सेकेंडरी कंसोलिडेशन, जिसका मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं। सो दिस इज 2 डिग्री कंसोलिडेशन। तो सी अल्फा क्या है यहाँ पे, व्हाट इज सी अल्फा हियर। इस पूरी कहानी में सी अल्फा क्या है, इस पूरी कहानी में सी अल्फा है स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट पोर्शन आफ्टर दी 100% प्राइमरी कंसोलिडेशन कंप्लीटेड। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, काम की चीज नहीं थी। तो जो दूसरा वाला स्ट्रेट पोर्शन है, इस दूसरे वाले स्ट्रेट पोर्शन की जो स्लोप है उसे क्या बोला जाएगा, सी अल्फा बोला जाएगा। तो स्लोप ऑफ द कर्व अहेड 100% ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, बिल्कुल सही बात है। तो दूसरे वाले कर्व की जो हमारी स्लोप है इसको बोला जाता है, तो ये तो हमारा U100 आ गया। ये जो आगे कर्व एक्सटेंड हो रही है इसकी स्लोप को बोला जाएगा सी अल्फा। तो इसको मार्क कर देता हूँ, स्लोप ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू सी अल्फा। इस कर्व की स्लोप हमारी सी अल्फा होती है। तो ये जानकारी दे दी आपको। फिर एक रिलेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलेशन है सी अल्फा का मैग्नीट्यूड इन परसेंटेज अप्रॉक्सिमेटली 4 to 6 टाइम्स आता है, देन कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। तो दिस इज द रिलेशनशिप गिवन टू यू। और इन जनरल अगर निकालनी है वैल्यू ऑफ दिस सी अल्फा, तो वैल्यू ऑफ सी अल्फा वेरी करती है, जैसे रेंज बताइए 4% पे, आगे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा रेशियो है कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंडरी कंसोलिडेशन, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन। चलिए सारी जानकारी दे दी आपको, सो द एंटायर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। सो सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स और कंप्रेशन इंडेक्स। अब जो शुरू में मेंशन किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा है जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है या जो सेटलमेंट है या जो क्रीप है, इट कंटिन्यूज बियॉन्ड द प्राइमरी कंसोलिडेशन। जब प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट पूरी हो जाती है उसके बाद हमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट मिलती है और बहुत ही स्लो रेट में मिलती है। तो रेट विल कम आउट टू बी वेरी लेस। सो चेक भी कर सकते हो पीछे वाले कर्व की स्लोप से, तो रेट कम्स आउट टू बी वेरी स्लो। उसकी जो रेट निकल जाती है बहुत ही कम निकल के आती है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है द टाइम एट व्हिच सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट्स इज नॉट नोन। वो डिमांड कर नहीं पाएंगे कभी, हम कभी पता कर नहीं पाते प्रैक्टिकली अभी तक कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन कब स्टार्ट हो जाती है। हाँ बस ये जरूर पता है, ये जरूर पता है कि सेकेंडरी कंसोलिडेशन कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे चल रही होती है, और जब ये चल रही होती है तो इफेक्टिव स्ट्रेस या पोर वाटर प्रेशर एक्सपेक्ट आउट नहीं होता। तो वो चीज लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो स्टेट स्पेस एट कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द डेसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो कब स्टार्ट होगी प्राइमरी कंसोलिडेशन के बाद, नॉट नोन। और ये जरूर पता है ये कांस्टेंट इफेक्टिव स्ट्रेस पे चलती है एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद द डेसिपेशन ऑफ एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। ये हमने दूसरा पॉइंट मेंशन किया, दिस इज सेकंड पॉइंट। अब क्यों होती है, इट टेक्स प्लेस बिकॉज़ ऑफ रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। क्यों होता है रीएडजस्टमेंट, बिकॉज़ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेस। जो आपने प्राइमरी कंसोलिडेशन कराने के स्ट्रेस लगाए थे उसकी वजह से सॉइल सॉलिड की रीएडजस्टमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे को ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन मिलती है। और इसकी रेट कौन कंट्रोल करता है, पिछले वाले की रेट कंट्रोल करता है पोर वाटर प्रेशर का डेसिपेशन, इसकी रेट कंट्रोल कर रहा होता है हाई विस्कस वाटर, एब्जॉर्ब वाटर होता है ये पार्टिकल से चारों तरफ, उसके डेसिपेट होने से, क्योंकि जो एब्जॉर्ब वाटर है वो स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसके डेसिपेट होने से सेकेंडरी कंसोलिडेशन होती है। तो ये समझ में आ गया कि हाई विस्कस वाटर है, बाहर जाने में टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू एस्केप आउट विल कम आउट बी वेरी लेस। और इस पानी को हमने किसका पार्ट नहीं माना था। आप बोलोगे अभी तो पानी बाहर जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये किसका पानी, ये कौन सा पानी का पार्ट नहीं है, ये पोर वाटर का पार्ट नहीं है। तो पोर वाटर में कौन कौन से वाटर आते हैं, पोर वाटर मींस व्हाट, इट मींस ग्राउंड वाटर और ग्रेविटी वाटर एंड कैपिलरी वाटर, बस ये होता है पोर वाटर। एब्जॉर्ब वाटर सॉइल सॉलिड के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो वो पोर वाटर का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड और सेकेंडरी कंसोलिडेशन का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स। जैसे पीछे क्या था हमारे पास कंप्रेशन इंडेक्स था, यहाँ पे सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स है, और सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स स्लोप है इसका भी। देखो इसका भी स्लोप क्या है, इसका भी स्लोप क्या होगी, चेंज इन डायल रेटिंग इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो टू द चेंज ऑफ लॉग ऑफ टाइम। तो चेंज ऑफ लॉग ऑफ टाइम, तो उसका भी स्लोप निकल के आ जाएगी। तो उसका भी स्लोप लिख दिया हमने, तो उसका भी स्लोप लिखी, यहाँ से चेंज इन वॉइड रेशियो निकाला, चेंज इन वॉइड रेशियो क्या निकाली हमने, सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकाली। तो फ्रॉम हियर सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट इज बीइंग कैलकुलेटेड। नेक्स्ट जानकारी क्या दी, ये स्लोप से निकल के आता है, स्लोप बना के दे दिया आपको, और सेकेंडरी कंप्रेशन इंडेक्स का मैग्नीट्यूड बता दिया। तो बाकी तो कुछ नहीं है इसके अंदर, रेस्ट एवरी पॉइंट वी डिस्कस, सारी जानकारी दे दी आपने। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। जब दोनों को जोड़ दोगे क्या मिल जाएगा, जब दोनों को जोड़ देंगे क्या मिल जाएगा, व्हेन वी क्लब बोथ व्हाट विल गेट, टोटल सेटलमेंट। सो व्हेन वी क्लब बोथ वी विल गेट द टोटल सेटलमेंट, तब हमें टोटल सेटलमेंट मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट ऑफ सेटलमेंट, लास्ट पॉइंट रेफर करना है सेटलमेंट के अंदर, खत्म आपकी कंसोलिडेशन। फिर सर फील्ड में कंसोलिडेशन कर बनाना पॉसिबल है, फील्ड में नहीं बनता है, एक्शन लगती है, बनेगा लैब में ही, फिर उसको एक्सट्रापोलेट किया जाता है, और एक्सट्रापोलेट कैसे किया जाता है उसके लिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था यहाँ पे, इसलिए नोट लिखा था मैंने, हेंस दिस नोट वाज बीन मेंशन। बस आप ये भी बोलिए एक्सट्रापोलेशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि वो किसी काम का ही नहीं है अभी आपके, ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वैसे ही, इसलिए पॉइंट मेंशन किया था मैंने।
ऐसी कहानी करेक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन पीरियड के लिए. So correction for construction periods to be referred. So first point says it is assumed that the structural load producing consolidation, structural load producing load. It is assumed that the structural load producing consolidation, structural load producing consolidation, is applied over the soil stratum, is applied over the soil stratum